वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो आपका सेल्स होते हैं वो क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनके साइजेस हैं, शेप्स हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो सेल्स किन किन चीज़ों से बने होते हैं, क्या होता है उसके अंदर, एक एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये सब में क्या डिफरेंस है। चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नाउ जो इसकी आपका डिस्कवरी हुई थी सेल का, ये रॉबर्ट हुक ने किया था जब वो आपका जो कॉर्क होता है ना, कॉर्क जो आपका जैसे कोई बॉटल को ढक्कन को जो टाइटली बंद करने के लिए कॉर्क का इस्तेमाल करते हैं, उसको वो मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे देख रहे थे, जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर वो देख रहे थे। तो उन्होंने पाया कि अरे इसके अंदर तो ये छोटे छोटे ये हनीकॉम टाइप के, जैसा आप फिगर में देख सकते हो नीचे में, हनीकॉम टाइप के छोटे छोटे ये घर टाइप के क्या बने हुए हैं, छोटे छोटे क्या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, है ना, जो पार्टीशंस हैं। पार्टीशन माने एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसके बगल में कोई और है, तो ऐसे छोटे छोटे घर टाइप के बने हुए हैं। तो इनको उन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, ये बेसिकली आपके एक एक सेल्स थे, तो इनको ये नाम उन्होंने दिया वहां पर सेल के रूप में। नाउ जो सेल क्या है, सेल देखिए एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब मुझे एक घर बनाना है, घर बनाना है तो मैं शुरुआत करूंगा आपका एक एक ईंट से, एक एक ब्रिक से। तो इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म अगर आपको खड़ा करना है तो आप एक एक सेल से आप शुरुआत करेंगे, और सेल धीरे धीरे आपका टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म तक बनते चले जाएंगे। तो ये जो सेल होता है आपका, ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नाउ आपको जान के सरप्राइज होंगे कि जो आपका एग होता है, अंडा होता है, वो भी एक सिंगल सेल है आपका। भले आपको वो कितना बड़ा है फिर भी वो सिंगल सेल है। तो अपने दिमाग से ये चीज़ छोड़ दीजिए कि सेल मतलब बहुत ही छोटा, ऐसा नहीं है। अगर एग भी आपका एक सेल है जिसको हम देख सकते हैं, है ना, सो दैट मीन्स सेल के आपके साइजेस अलग अलग होते हैं। नाउ नंबर्स भी उनके अलग अलग है, वैरायटी ऑफ नंबर्स हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, और ना इनको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए ना आपको डाई करना पड़ता है, वरना ये क्या है, ट्रांसपेरेंट टाइप के होंगे तो आपको ठीक से बाउंड्री समझ में नहीं आएगी, स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगी। तो इसको हम डाई करते हैं। डाई करते हैं मतलब जैसे कलर कर दिया। कलर करने से क्या है, वो हमें क्लियरली दिखने लगता है आपका। ठीक है, और ये डिफरेंट बहुत ही ज़्यादा संख्या में होते हैं किसी भी बॉडी में, जैसे कोई भी पार्ट है उसमें अगर हम सेल्स देखें तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका दो टाइप की हम बात कर सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं, और क्योंकि यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि रिफर्स टू वन, और मल्टी सेलुलर माने मल्टी मतलब मेनी। तो ये बहुत सारे सेल से आपके बने होते हैं, ये हो जाते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म आपके मल्टी सेलुलर होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स आपके होते हैं। नाउ इन्हीं यूनिसेलुलर में अगर हम आगे बढ़े आपका, तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपको दिखता है यूनिसेलुलर में। जैसे मैंने बताया था, यूनि का मतलब वन होता है, सेलुलर रिफर्स टू सेल, आपका अमीबा एंड पैरामीशियम। देखिए ये आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। भले ये सिंगल सेल हैं, फिर भी आप देख सकते हैं कि सिंगल सेल में कितने सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके ऑर्गेनेल्स या पार्ट्स आपको पाए जाते हैं। आप दो चीज़ें यहाँ डिमार्क कीजिए या मार्क कीजिए, एक अमीबा में सीडोपोड या सीडोपोडिया, और दूसरा आपका पैरामीशियम में जो आपको सीलिया दिख रहा होगा, जो हेयर लाइक है ना, जैसे बाहर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, उनके हाथ पाँव हैं, जैसे हमारे लेग्स हैं, हैंड्स हैं, जिसे हमें हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, वैसे ही ये अमीबा और पैरामीशियम के हाथ पाँव। अमीबा का सीडोपोडिया, पैरामीशियम का सीलिया, इसके हिसाब से मूव करते हैं। बाकी और भी स्ट्रक्चर हैं, एक न्यूक्लियस आपको क्लियरली दिख रहा है।
सो धीरे धीरे इन स्ट्रक्चर को हम आगे देखने वाले हैं। एक और बात जो यहाँ बहुत क्लियर हो जाती है कि जो डिफरेंट सेल्स हैं आपके, जो एक ही टाइप का काम करते हैं, मान लो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एक तरह का काम करते हैं, तो वो एक टाइप के टिश्यू बन जाते हैं। फिर वही टिश्यू आपका मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर और कई सारे ऑर्गन जो एक सिमिलर गोल या सिमिलर टाइप का वर्क करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम आपके ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शेप का। अभी हमने देखा आपका अमीबा और पैरामीशियम का। अमीबा का जो शेप है ये बड़ा अजीब सा है, इसको कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं भाई इसका इरेगुलर शेप है, कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। कोई डेफिनेट शेप आपका अमीबा का होता नहीं है कि आपको ऐसा ही बनाना है, जैसा इस डायग्राम में आप देख रहे हो ऐसा ही बनना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर मैंने इसके बारे में आपको बात किया था स्यूडोपोडिया का। स्यूडो रिफर्स टू फॉल्स, पोडिया फीट। ठीक है, ये आपका इसका बाइफर्केशन होता है स्यूडोपोडिया का। तो ये बेसिकली प्रोजेक्शंस हैं आपके जो आपका बाहर निकले रहते हैं इन केस ऑफ अमीबा। ठीक है, और सेंटर पे आप देख सकते हैं सेंट्रली प्लेस्ड आपका न्यूक्लियस है। वैक्यूल्स भी हैं जो आगे हम देखेंगे वैक्यूल्स आपके क्या हैं। तो इसका इरेगुलर आपका शेप रहता है। हमने पैरामीशियम को भी देखा, उसका शेप कैसा है? पैरामीशियम का शेप जैसे जूते का आपका सोल नहीं होता, नीचे का सोल, उस तरह का आपका शेप है आपका पैरामीशियम का। सो कहने का मतलब है जो ये सेल्स हैं आपके वो अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, अलग अलग शेप के आपके सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ और जो शेप्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं अलग अलग टाइप के, जैसे आप नर्व सेल को देखिए, इसमें काफ़ी ब्रांचिंग की गई है, ब्रांचिंग है आपका नर्व सेल्स में। उसके बगल में आप देखिए ब्लड सेल्स, ये कैसे हैं? ये आप इनको सर्कुलर कह सकते हैं कि सर्कुलर हैं आपके। और ये मसल सेल्स कैसे हैं? मसल सेल्स ऐसे हैं जैसे खींचे हुए हैं, इलोंगेटेड हैं आपके। ठीक है, मसल सेल। तो अलग अलग टाइप के आपके शेप के सेल पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे सेल एक ही जैसे होते हैं। नर्व सेल्स अपने हिसाब से, अपने फंक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से अलग शेप का है। ब्लड सेल्स अलग शेप का है। मसल सेल्स है ना, खिंचाव फील करते हैं हमेशा, तो वो उसका अलग शेप है आपका ना। एक बात जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, आगे हम देखने भी वाले हैं कि जो ये सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर कवरिंग होती है। जैसे कोई भी सेल आप देख रहे हो उसके बाहर में एक बाउंड्री है, जैसे बाउंड्री की दीवार है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन आपका एनिमल में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में पाया जाता है, और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल में एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। पर एनिमल सेल में एक ही कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब साइज की मैंने बात की थी कि साइज तो अलग अलग होते हैं, बहुत छोटे छोटे भी हैं, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर रिफर्स टू 10⁻⁻⁶। तो आप सोच सकते हैं कितना छोटा है ये। और बड़े बड़े भी हैं, जैसे ये ऑस्ट्रिच का अंडा देखिए कितना बड़ा है, पर ये है क्या? एक सिंगल सेल। ठीक है, तो आप जो सेल का साइज है ना, उसको ऑर्गेनिज्म पे मत जाइए कि अच्छा एलिफेंट वाला सेल है तो बड़ा होगा, अच्छा एंट का सेल है तो छोटा होगा। जो साइज होता है ना सेल का, वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, रिलेट करता है कि वो क्या काम करता है, वो सेल का क्या काम है, वो उसका डिसाइड करता है कि उसका शेप एंड साइज कैसा होगा। ऑर्गेनिज्म का शेप और साइज डिसाइड नहीं करता कि सेल का शेप एंड साइज कैसा होगा। ठीक है ना, अब हम अपना डिस्कशन जो है वो आपका सेल के नंबर, उनकी संख्या, उनके शेप, उनके साइज से हटा के अब हम सेल के अंदर चल रहे हैं, या उसके स्ट्रक्चर के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। सो जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बाउंड्री, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपका बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो क्लियरली नज़र में आती हैं, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, वो है आपका, एक है न्यूक्लियस जो कि सेंट्रली प्लेस्ड टाइप का लगता है, ऐसा सर्कुलर टाइप का। आप इसको ना जो एटम होता है, एटम के बीच में भी जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो सेल के ऐसे सेंट्रली प्लेस्ड आपका न्यूक्लियस हो गया,
और बाकी जो आपको ब्लू रीजन नजर आ रहा है, जो लाइट ब्लू रीजन नजर आ रहा है, ये आपका जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में अलग अलग टाइप के आपके ऑर्गेनेल्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल पाए जाते हैं। नाउ मैंने कहा कि ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस आपका इस बाउंड्री के अंदर है आपका, ठीक है। तो ये बाउंड्री जो है ना, ये पोरस बाउंड्रीज है, ऐसे नहीं कि एकदम क्लोज्ड है, कुछ भी इसे अंदर से बाहर नहीं जा सकता, बाहर से अंदर नहीं आ सकता, तब तो ये सेल आपका काम नहीं कर पाएगा। इसको काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए होता है चीज़ों का, ठीक है। और यहाँ से चीज़ें बाहर भी जाती हैं। तो ये पोरस सब्सटेंस है, ठीक है। ये पोरस आपका बाउंड्री होता है। पोरस रिफर्स टू जैसे छोटे छोटे छेद हैं, जैसे स्पंज ले लिया, छोटे छोटे छेद हैं, उसमें से चीज़ें आपकी बाहर निकल सकती हैं या बाहर से अंदर आ सकती हैं। तो ऐसा ही है आपका ये बाहर की बाउंड्री या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर हम मिला दें तो एक साथ इसे हम कहते हैं आपका जो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसको हम आगे अभी देखेंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से उनका शेप एंड साइज, किस तरह का शेप होगा, ये आपको बता देता है कि किस तरह का शेप आपका सेल का होने वाला है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन डिसाइड कर देता है। जैसा सेल मेम्ब्रेन होगा वैसा ही शेप हो जाएगा आपका सेल का, ओके। अब इसी सेल मेम्ब्रेन में आगे हम बातें करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपका डाई किया हुआ सेल्स यहाँ बहुत सारे दिखाए गए हैं। आपके छोटे छोटे जो रेक्टेंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सब एक सेल है। और शायद आपको बीच बीच में कुछ ऐसे डॉट, एक एक डॉट 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 पॉइंट डॉट टाइप के भी दिख रहे होंगे, ये आपका न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस आपका वो सेंट्रली डेंस्ड पार्ट हो गया सेल में, और जो बाकी जो पार्ट है वो आपका साइटोप्लाज्म होता है। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि प्लांट्स में ना एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है सेल वॉल की। सेल मेम्ब्रेन तो होती है, साथ ही साथ सेल वॉल की कवरिंग भी होती है बाहर में। अब ऐसा क्यों है, नेचर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई देखिए, हम हैं, बाकी एनिमल्स हैं, और अगर ज़्यादा धूप होगा शेड में चले जाएंगे, बारिश हो रहा है शेड में चले गए, ठंड है हमने कपड़े ओढ़ लिए, ठंड हो रही है, नेचर ने एनिमल्स को आपको डिफरेंट टाइप से बचने के लिए ऐसा सिस्टम दिया हुआ है। जैसे पोलर बेयर्स, उनके हेयर्स होते हैं, वो उस ठंड से बचाते हैं। पर इन प्लांट्स का क्या, ये तो मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो अगर इनको हम नेचर ने ऐसी आउटर कवरिंग नहीं दी होती तो इनके सेल्स डैमेज हो जाते, क्योंकि बहुत सारा वेरिएशन होता है टेम्परेचर में, मॉइस्चर में, कभी बारिश हो रही, कभी बहुत तेज़ धूप है, बहुत ठंडा पड़ रहा। तो इन सारे चीज़ों से बचाने के लिए नेचर ने इनको एक्स्ट्रा कवरिंग दी है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये सेल वॉल आपको प्लांट्स में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो लास्ट पार्ट में हम देखने भी वाले हैं एज ए डिफरेंस, कि इन प्लांट्स में आपकी एक्स्ट्रा कवरिंग है जो आपका सेल वॉल है, ठीक है। साथ में सेल मेम्ब्रेन तो है ही आपका, पर सेल वॉल भी पाया जाता है, ओके। नाउ साइटोप्लाज्म, जैसे मैंने बताया, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। न्यूक्लियस है, उसके आसपास पूरा साइटोप्लाज्म है आपका, फिर आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स। तो इनके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स क्या होते हैं। अब आ जाते हैं न्यूक्लियस पे। देखिए, न्यूक्लियस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, ये एक्टिविटी सेंटर कहलाता है आपका, ठीक है। और जैसे न्यूक्लियस ना, जैसे सेल में आपकी कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन की, वैसे न्यूक्लियस में भी एक कवरिंग है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस आपको ऐसा सेंटर में डॉट जैसा दिख रहा है, अगर उस डॉट के अंदर हम जाके देखें तो जो आपको इस समय स्ट्रक्चर दिख रहा है स्क्रीन पे, वो डॉट के अंदर का स्ट्रक्चर है। तो आप सोच के देखिए, वो सिंगल डॉट नहीं है, उसके अंदर भी क्या क्या चीजें हैं। उस सिंगल डॉट के अंदर फिर एक छोटा सा डॉट है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यू कैन सी द डायग्राम, न्यूक्लियोलस। फिर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियस भी डिफरेंट पार्ट से बना होता है, ठीक है।
नाउ जैसे मैंने कहा, इन न्यूक्लियस में आपका थ्रेड लाइक सब्सटेंस होता है, स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्या है? क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जीन्स कैरी करते हैं और जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ले जाते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि कोई बच्चा का जन्म होता है तो कहते हैं अरे इसकी आंखें तो अपनी माँ पे गई हैं, अरे इसका चेहरा तो अपने फादर पे गया है। या ऐसा भी हम कहते हैं कि अरे इसके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर के कुछ गुण, इनके स्ट्रक्चर्स या ऐसे हाव भाव या कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है। तो ऐसा कैसे होता है? वो इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन हो रहा है? ग्रैंडफादर से फादर, देन मदर टू चाइल्ड, ये पास कैसे हो रहा है? तो ये पास होता है थ्रू जीन्स, जो आपका इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और पेरेंट से फिर ऑफस्प्रिंग या बच्चों में ये चला जाता है आपका। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ना जैसे मैंने कहा, ये एक्टिविटी सेंटर है, कंट्रोल सेंटर है, बहुत सारे प्रोसेसेस को ये कंट्रोल करता है आपका। ठीक है, और जो आपका प्रोटोप्लाज्म है, जैसे प्रोटोप्लाज्म आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलके बनता है, ये इसको हम लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल कहते हैं। सो बेसिकली हम कहते हैं कि भाई लिविंग पार्ट क्या है सेल का, तो वो हो जाएगा आपको न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म मिला के, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। अब आते हैं किस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनेल्स में जो आपका पाए जाते हैं न्यूक्लियस या सेल के अंदर। एक है वैक्यूल्स। देखिए, ये वैक्यूल्स ना ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये ग्रे कलर का आपका स्ट्रक्चर, जैसे कोई पॉन्ड टाइप का बना हो, है ना, ये स्ट्रक्चर आपका वैक्यूल होता है। आप देखेंगे कि प्लांट्स में इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, पर एनिमल्स में इनका साइज काफ़ी छोटा होता है। तो जब हम प्लांट्स और एनिमल के बीच में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो क्लियरली आपको दिखाई देगा कि प्लांट्स में इनका साइज काफ़ी बड़ा है और एनिमल्स में इनका साइज काफ़ी छोटा होता है, इन वैक्यूल्स का। अब आते हैं प्लास्टिड्स पे। भाई प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स आपके कुछ कलर सब्सटेंसेस हैं जो आपके सेल्स में, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और ये जो आपके सब्सटेंसेस हैं या बॉडीज़ हैं, कलर्ड बॉडीज़ हैं, ये आपका जैसे प्लांट में आपका ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये आपका पाया जाता है, आपका कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट। सो ग्रीन कलर प्लास्टिड आपका पाया जाता है प्लांट्स में, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और आपको पता ही है जो प्लांट के लीव्स हैं ये ग्रीन कलर होते हैं, तो ये ग्रीन कलर कहाँ से आया? ये आपका इन्हीं कलर बॉडी से मिलता है। ठीक है, सो जो ग्रीन कलर प्लास्टिड, क्योंकि डिफरेंट कलर प्लास्टिड्स आपके होते हैं जो आपके प्लांट्स में होते हैं, ये आपका ग्रीन कलर प्लास्टिड जो होता है ये आपका क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, और ये एक पिगमेंट कैरी करता है क्लोरोफिल, जिसके कारण ग्रीन कलर होता है। अब जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं ये चीज़ एनिमल सेल में नहीं होती है ना। एनिमल सेल में ऐसा क्लोरोफिल ऐसा, क्योंकि अगर वो होता तो फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की भी बात हो जाती है एनिमल्स में, ऐसा तो होता नहीं है। फोटोसिंथेसिस तो हम प्लांट्स के बारे में ही सिर्फ बात करते हैं जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। नाउ आते हैं अब हम कंपैरिजन पे, एक प्लांट सेल और एनिमल सेल के। यहाँ काफ़ी पार्ट आपको दिखाए गए हैं। धीरे धीरे आपके हायर क्लासेस में आप जाओगे तो आपको इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपके हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं या सिलेबस के हिसाब से रखती हैं, मैं उनके बारे में बात करता हूँ क्लास 8 के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्यूल्स का साइज देखिए। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपका प्लांट सेल है, राइट हैंड साइड में आपका एनिमल सेल है। तो वैक्यूल्स का साइज देखिए, प्लांट सेल में कितना बड़ा है, एनिमल सेल में ऐसा नहीं, छोटा है। आप प्लांट सेल को देखिए, एक्स्ट्रा बाउंड्री है ना, बाउंड्री देखिए थोड़ी थिक लग रही है। एनिमल सेल की बाउंड्री थिक नहीं लग रही है क्योंकि उसका सिंगल लेयर है आपका सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ग्रीन कलर आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं प्लांट सेल में, जो क्लोरोप्लास्ट आपके प्लास्टिड्स आपके एनिमल सेल में एब्सेंट है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। जैसे कि मैंने बताया, प्लांट सेल एक डिस्टिंक्ट आउटलाइन है बिकॉज उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है।
डिस्टिंक्ट आउटलाइन आपका एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल वॉल प्लांट सेल में है, सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स हैं, है ना, बिग साइज वैक्यूल्स हैं। एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता, स्मॉल साइज वैक्यूल्स होते हैं। सो आप देख के भी आप प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आप जस्ट देख के भी आप समझ सकते हैं, अच्छा ये प्लांट सेल है, ये आपका एनिमल सेल है। ओके, सो ये सब बातें हो गई आपका सेल स्ट्रक्चर और उसके जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन के बारे में। ठीक है, सो इस चैप्टर में और इस वीडियो में इतना ही। अगले बार एक नए चैप्टर के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।